तो यार इतना बड़ा जानलेवा एक्सप्लोजन पॉइंटर फैमिली के हेडक्वार्टर पे जैसे जैसे फटता है तो कई सौ दूर बैठ के मौत का देवता इसे महसूस कर पाता है। जो चीज केन को समझ में नहीं आती कि मौत का देवता आखिर कैसे इतने दूर एक्सप्लोजन को महसूस कर पा रहा है। पर सबसे बढ़ के जो चीज उसके सर के ऊपर से गुजर रही होती है वो उसे यह नहीं समझ में आ रहा होता कि मौत का देवता आखिर उसकी जान क्यों बचाएगा। तो मौत का देवता उसके पूछने पे ही रिवील करता है कि असल में वो सिर्फ और सिर्फ जोशुआ का एक सर्वेंट है और उसी के कहने पे वो उसे बचा रहा है। ये सब जानकर केन को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता जिसे वो सुन पा रहा होता है, क्योंकि कोई भी आज तक मौत के देवता को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। और चूंकि जोशुआ कर रहा है ये इस बात का सबूत देता है कि जोशुआ आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ हमें ये मालूम पड़ता है कि जानलेवा एक्सप्लोजन को वो लोग सरवाइव तो कर चुके होते हैं, लेकिन एक और बला उनके सर पे टूटा दिया। क्योंकि यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि पहले तो कॉट कॉक्स ने उन्हें धोखा दिया, पर इस बार एक या दो लोगों ने धोखा नहीं दिया बल्कि उनके सबसे वफादार साथी आर्ना के साथ ही साथ 3rd और 4th डिवीजन स्क्वाड भी उन्हें धोखा देती है, जिस वजह से वो लोग बस लेडी बीशीमोन को कैप्चर करके यहाँ से जाने ही लगते हैं कि एक चमत्कार हो जाता है। जबकि उधर ही केन ने यहाँ पर एक नया मूव सीखा होता है जिसका इस्तेमाल करके वार्ना पर जैसे जैसे बाड़ी पड़ता है। ये देखकर एल्बेडो सोचने लगता है कि केन को ये मूव सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि जोशुआ है जो इस मूव का मालिक है। और अगर केन ने इस टेक्निक को सीख के इतना पावरफुल बन गया तो एल्बेडो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जोशुआ खुद इन पर्सन में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल होगा। पर दोस्तों यहाँ पर भी आकर जोशुआ के चर्चे खत्म नहीं होते। हाँ दोस्तों, जोशुआ के चर्चे यहाँ तक कोलंबिया फैमिली के 4 दीवारी के अंदर भी चल रहे होते हैं। पर जो सबसे हैरान करता है कि वन ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन में से बारबेरियन भी जोशुआ की दाद देता है। बारबेरियन यहाँ पे रिवील करता है कि लेडी बीशीमोन को उठा के लाना इतना आसान उनके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि जोशुआ ने अपने चमचे मौत के देवता को लेडी बीशीमोन की जिम्मेदारी दी है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत केन की पास्ट मेमोरीज से होती है, जहां पर केन बताता है कि बचपन में उसने एक कहानी सुनी थी। कहानी के अकॉर्डिंग एक ऐसा जवान भी होता था जो कि डीमंस के साथ डील डन कर सकता था और उसी डील के कारण वो एक ऐसा महान तलवारबाज बन जाता था जिसको तुम चाह कभी कभी बुला नहीं पाओगे। वो मौत को उतना ही पसंद करता था जितना लोग मौत से डरा करते थे, लेकिन चाह कर भी उससे मौत नहीं आती थी। वो मौत के सबसे करीबी की चीज थी। हाँ दोस्तों, ठीक सुना, चाहे तुम लोग उसके जिस्म को रेजा रेजा भी कर डालो, वो अपने आप दोबारा से जुड़ के एक ऐसी चीज बनेगा जिसको दोबारा कभी मौत ही नहीं आएगी। इस सारी की सारी खासियत के बावजूद भी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस थी कि वो कभी भी इंसानी शरीर में रह नहीं सकता था। तो हाँ यार, इसी छोटे से पास्ट के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर केन उसी चीज के साथ खड़ा होता है जिससे कभी भी मौत नहीं आती। तभी केन यहाँ पर उससे सहमत होकर कहने लगता है, अनडेड के मालिक, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे बचाया ही क्यों? केन काफी हैरानी से बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मगर कभी भी ये नहीं सुना कि तुम यहाँ तक इंसानों को भी बचाते हो। तो वो यहाँ पर मौत का देवता उसे क्लियर करता है कि मैं सिंपली जोशुआ का सर्वेंट हूँ और उसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सुनने की ही देर होती है केन के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से बोलता है, क्या जोशुआ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा? पर केन अब थोड़ा सा और सोचने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो परेशानी से पूछता है, मत बताओ, क्योंकि मैंने तो सुना था जो बंदा भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसे बदले में उस डीमन को अपनी रूह, अपनी सोल देनी पड़ती है। तो कहीं इसका यह मतलब नहीं कि जोशुआ सेंडर ने भी अपनी आत्मा को तुम्हें दे दिया? पर इससे पहले वो इस जुमले को कंप्लीट कर भी पाता कि अनडेड उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या सिर्फ एक सेकंड अपने बूथे को बंद रख सकते हो। वो यहाँ पर रिवील करता है कि पॉइंटर फैमिली की लोकेशन पर शायद से उनके हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन फटा है। बस से बदतर इग्रिस की तरफ से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि तुम इतना ज्यादा चढ़ चढ़ कर रहे थे कि मुझे सुनाई तक नहीं दिया। केन परेशानी से पूछता है, क्या कहा तुमने? तुम इतना दूर बैठ के आखिर कैसे बता सकते हो कि पॉइंटर फैमिली के आसपास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है? अनडेड इसी का
जवाब देते हुए बोलता है, इस दुनिया में काफी कुछ है जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो, और इसी तरह एक ऐसा मेथड भी है जिसके कारण तुम आसपास के माहौल की फ्लो को महसूस कर पाते हो, और उसी का अंदाजा लगाकर तुम्हें दूर दूर की चीजें भी महसूस हो सकती है। पर ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से ही अचीव हो सकता है। ये मेथड इतना ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ तक जो इसे अच्छे से ट्रेन भी करता है वो भी इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल तक नहीं कर सकता। केन अब काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगता है। वो सोचता भी है कि क्या लेडी बीशिमोन और साथ ही साथ इग्रिस इस वक्त ठीक सलामत होंगे भी या फिर नहीं। उसके सर पे अब ये सुन के एक बहुत बड़ा बोझ सा सवार होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी उम्मीदें इग्रिस से लगाना चाहता होता है। वो सोचता है कि इग्रिस तो बहुत ज्यादा समझदार है, शायद से आने वाले हमले को वो बहुत पहले ही समझ चुका हो। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा फिक्र तो उससे बारबेरियन की खाई जा रही होती है, द किंग ऑफ मर्सनरी। जिन्होंने पिछले चैप्टर्स देख रखे हैं उन्हें मालूम भी होगा द किंग ऑफ मर्सनरी आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर केन समझ जाता है कि अगर वो पॉइंटर फैमिली की मदद करना चाहता है और उनके साथ जा मिलना चाहता है, उसे यहाँ पर कुछ नया सीखना होगा। तो वो यहाँ पर अनडेड से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे भी ये मेथड सिखा सकते हो जिसमें हम यहाँ पर बैठ के काफी दूर दूर तक चीजों को महसूस कर सकते हैं, जिसे आम शब्दों में फ्लो ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अनडेड रिप्लाई में कहता है, अगर तुम ये सीखना चाहते हो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन इस पे कुछ दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों अब कहानी हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई जाती है, जहां पर हम सबसे पहले पॉइंटियर फैमिली को देखते हैं। हमें यहाँ पर मालूम भी पड़ता है इतने खतरनाक और जानलेवा एक्सप्लोजन के बावजूद भी पॉइंटर फैमिली के सारे मेंबर्स एकदम ठीक होते हैं। और हाँ दोस्तों, इन्होंने इतने छोटे से समय में अपने फादर को भी एक कैरेज में रखा होता है और अपने साथ घसीट के काफी दूर आगे होते हैं। अपने सामने बड़ी बड़ी चट्टानों को देखने के बाद अन्ना यहाँ पर बोलने भी लगता है, शाबाश सिपाहियों, हम काफी दूर तक आ गए। यहाँ पर अपने गोरों को बांधते हैं और इन चट्टानों को पार करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। लेडी बीशिमोन यहाँ पर आर्ना का शुक्रगुजार होते हुए कहती है कि आर्ना, अगर तुमने क्विक थिंकिंग ना की होती तो फिर हम तो उसी एक्सप्लोजन के दबे मारे जाते। जहाँ पर लेडी बीशिमोन और बाकी सिपाही यहाँ पर आर्ना को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वहीं पर इग्रिस को दाल में जरूर कुछ काला लगता है। इसी वजह से इग्रिस यहाँ पर अपने दिल में सोचने लगता है कि कुछ तो जरूर गलत है। वो इस धमाके के लिए बहुत पहले से ही तैयार बैठा हुआ था, जैसे कि उससे पता हो कि इस समय में धमाका होने वाला है। इग्रिस यहाँ पर क्विक थिंकिंग करता है और वह समझ जाता है कि इन चट्टानों के पीछे जरूर कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा है, और इन सारे के सारे दुश्मनों सैनिकों को यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्ना ही है। यही वजह से अब वो मजबूरन अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपने मुंह को खोलते हुए आर्ना से सहमत होकर सभी के सामने बोलता भी है, आर्ना मैं माफी चाहता हूँ और मैं जानता हूँ ये सही समय तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जब तुमने केन की शॉर्ट का जिक्र किया था, केन की शॉर्ट को अपने हाथ में पकड़ते हुए, क्या तुम इस चीज की गारंटी दे सकते हो कि वो केन की शॉर्ट तुमने नहीं बल्कि इसके अलावा हमारे अपने साथियों ने ढूंढी थी? इग्रिस यहाँ पे सभी को सिचुएशन को मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहता भी है, जरा सोचो इस बारे में, बैटल इतना ज्यादा शदीद है और इतना ज्यादा इंटेंस है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, और इस सब के बावजूद भी हमें केन की स्वॉर्ड मिल गई। ये काफी अजीब बात है कि उन सोल्जर्स को पता था कि केन की स्वॉर्ड कहां पर पड़ी होगी। इग्रिस मजीद बोलता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि केन ने कौन सा रास्ता लिया था वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे और कॉट कॉक्स को पता था, तो आखिर ये स्वॉर्ड तुम्हें कैसे मिली? तो हाँ यार, अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप सभी से जाके कहूंगा कि पिछली एपिसोड्स को दोबारा से चेकआउट करो, जिसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलो अब अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। यह सब सुनने के बाद आर्ना यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर अपनी कवच से तलवार को निकालते वक्त कहता भी है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो बज़ात कहीं के? क्या तुम मुझ पे गिलोना इल्जाम लगा रहे हो कि मैं भी काउंट कॉक्स की तरह एक गद्दार हूँ? इग्रिस आगे से बोलता है, रोने धोने करने के बजाय तुम मेरी बात का सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं दे देते? तो हाँ यार, जैसे कि हम सबको पता है इग्रिस ने एक पहले भी गद्दार को रंगे हाथों पकड़ा था, वही वजह से इस बार बीशिमोन पूरे तरीके से हमारे इग्रिस के साथ ही होती है।
वो यहाँ पर अन्ना को कमांड देती है कि अगर इग्रिस कह रहा है कि उसे बताओ तो उसे बताओ कि क्या चल रहा है, क्योंकि इग्रिस का पॉइंट यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत होता है। उसके मुताबिक अभी तक दुश्मनों ने हमें ढूंढा भी नहीं और कितनी देर से दुश्मन हमारे तक पहुंचे ही नहीं, जबकि कोलंबिया फैमिली हमेशा से अपने दुश्मनों के पीछे पड़ी रहती है। मगर इस बार तो उन्हें दुश्मनों से भागे हुए कितने दिन हो गए, दुश्मन अभी तक उन तक पहुंचा ही क्यों नहीं। अगर यहाँ पर अन्ना कुछ मारने के लिए तैयार ही नहीं होता, इग्रिस समझ जाता है ये साला टाइम को बाय कर रहा है ताकि दुश्मन चट्टानों के पीछे अपनी पोजीशंस को ले सके। इसी चीज को अपने दिमाग में रखते हुए यहाँ पे इग्रिस चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारे के सारे चट्टानों के पीछे छुपे हो। और जैसे कि इग्रिस ने कहा, हम देख पाते वो सारे के सारे चट्टानों के पीछे ही छुपे होते हैं। और ये वक्त अन्ना के लिए काफी होता है। अन्ना यहाँ पे वेट कर रहा था कि उसके साथी चट्टानों के पीछे अपनी पोजीशंस को ले ले। इसी वजह से अन्ना अब अपने असली रंग दिखाते हुए कहता भी है कि हाँ इग्रिस, तुमने कुछ चंद लम्हे पहले मेरे प्लान पे पानी फेर दिया। अगर ये परफेक्ट जाता तो तुम लोगों को पता भी ना चलता और तुम लोगों की गर्दनें कट भी जाती। छत तो तब सर के ऊपर आके टूटती है, पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि सिर्फ अन्ना ने ही धोखा दिया, मगर यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 बंदों ने धोखा नहीं दिया होता, बल्कि यहाँ पर इनकी 3rd और 4th पूरी की पूरी 2 स्क्वाडों ने मिलकर धोखा दिया होता है। इन सब को अपनी आंखों से देखने के बाद एल्बेडो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहा होता है, उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता जो वो सुन रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता भी है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम सारे के सारे कितने गिर गए हो, अपने फायदे के लिए फैमिली को धोखा दे रहे हो। अन्ना यहाँ पर मुस्कुराते हुए और चिल्लाते हुए कहता भी है, स्काउट कॉक्स ने जो कहा था वो ठीक कहा था, पॉइंटर फैमिली तो वैसे भी मारी ही जाएगी, ऐसी मौत का क्या ही फायदा, इससे अच्छा दुश्मनों के साथ हाथ मिला लो और बदले में वो तुम्हें बहुत कुछ ऑफर करेंगे। तो वो यहाँ पर एल्बेडो को भी ऑफर करता है, मेरी मानो तो प्रिंसेस की ओर अपनी पीठ फेर डालो और हमें ज्वाइन कर लो, बदले में काफी कुछ मिलेगा। पर एल्बेडो और बाकी लोग यहाँ पर बचे कुछ नाइट अपनी तलवारों पे हाथ रखते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो यहाँ पे बोलते हैं, वो यहाँ पे समझाते हैं, गीदड़ चाहे भले ही 100 साल जिंदा रहता है, लेकिन शेर की सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का एक दिन गीदड़ के 1000 साल से ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अन्ना अपने ओरा से उभरते हुए कहता है, ठीक है फिर एल्बेडो मरो। दोस्तों मैं पहले ही बता दो, यहाँ पर अन्ना और काफी दुश्मन इकट्ठा है, और जहां तक हम लेडी बीशीमॉन और उसके साथियों की बात करें तो गिने चुने सिर्फ 10 या 15 बंदे ही होंगे या फिर इससे भी कम। ये चीज लेडी बीशीमॉन समझ जाती है, वो यहाँ पर बीच में आके सभी को रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पर लेडी बीशीमॉन हार मानने के लिए तैयार होती है। हाँ दोस्तों, वो अपने आप को दुश्मनों के हवाले करते हुए कहती है कि मेरे दोस्तों का खून बहाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही और अपने फादर के समेत ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एल्बेडो हिरांगी से बोलता है, माय लेडी ये आप क्या बोल रही है, हम इतनी आसानी से इन्हें आपको नहीं ले जाने देंगे। मगर बीशीमॉन यहाँ पर सख्त शब्दों का चुनाव करते हुए कहती है कि अब तक तो तुम्हें भी मालूम पड़ ही गया होगा ये दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस से बदतर ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इनके अब बंदे भी हमसे ज्यादा है। वो बताती है कि एक असली प्रिंसेस होने के नाते अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों को बचाऊं। वो अन्ना को उसे जबान देने के लिए बोलती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथियों को जिंदा जाने दोगे तो मैं अपने आप को और अपने फादर को तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये सुनकर अन्ना को खुशी होती है और वो यहाँ पे लेडी बीशीमॉन की समझदारी की दाद देता है। अन्ना इसी पल का इंतजार कर रहा था कि वो लेडी बीशीमॉन को दुश्मन फैमिली के हवाले करेगा और बदले में अन्ना को काफी कुछ मिलेगा। तो इसी वजह से वो बिना वक्त गवाए बगैर लेडी बीशीमॉन की ओर अपने हाथ को जमाता है। वो बीशीमॉन को बोलता है कि अपने हाथ को मेरे हाथ में रखो, और बस इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेडी बीशीमॉन जैसे तैसे ये सब कुछ करने को जारी होती है। हम उसके साथियों के चेहरे में वो हारी हुई नजर सी और वो हारी हुई लुक सी देख पाते हैं। वो कितने ज्यादा शर्मिंदा होते हैं ये हमें उनके चेहरों से मालूम पड़ा होता है। पर देखते ही देखते यहाँ पर एक मिरेकल होता है। हम एक ऊंची और बुलंद आवाज को सुनते हैं कि लेडी बीशीमॉन से अपने गंदे हाथों को दूर रखो। दोस्तों जब दुश्मन लोग अपना सर उठा के देखते हैं तो यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक केन की होती है।
केन को यहाँ पर जिंदा और सही सलामत देखकर इग्रिस की जान में जान आती है। केन यहाँ पर अपने दुश्मनों पे टूटने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है मेरे भाई लोगों। केन को सही सलामत देखकर यहाँ पर आर्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूछता भी है, मत बताओ कि कहीं बारबेडियन तुम जैसे नौसिखे से हार तो नहीं गया। वो यहाँ पर बस अपने जुमले को कंप्लीट ही करता है कि केन उस पर टूट पड़ता है और आर्ना बस बड़ी मुश्किलों से उसके हमले को ब्लॉक ही कर पाता है। इसके बाद केन यहाँ पर आर्ना को इग्नोर करते हुए लेडी बिशमोन के आगे एक बार फिर से अपनी लॉयल्टी को प्लेज करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ माय लेडी, मैंने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। उसको ठीक सलामत देखकर यहाँ पर लेडी बिशमोन की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोस्तों, ये मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर एक बार फिर से हम केन को अपनी लॉयल्टी को प्लेज करते हुए देख पा रहे हैं। केन यहाँ पर बिशमोन से बोलता है, बिशमोन मुझे इजाजत दो कि मैं इन सब चुकंदों का खात्मा कर दूं। तो यहाँ पर आर्ना भी जो कि अपने शोलों से उभर रहा होता है, इस वक्त हम देख पाते हैं कैसे उसके औरा ने उसे घेर रखा होता है। वो बोलता है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम हमें कैसे हराओगे। हम लोग तुमसे काफी ज्यादा है और ऊपर से हमारा रैंक भी तुमसे ज्यादा है। और इसी चीज को लेके इग्रिस भी फिक्रमंद हो जाता है कि वो सही कह रहा है, दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से नंबर्स में भी ज्यादा है। तो तुम आखिर कैसे अकेले में इन सभी का सामना करोगे। अकेले का शब्द सुनने के बाद यहाँ पर केन बोलता भी है, अकेले? ये तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला लड़ूंगा। उसके कहने की थोड़ी देर बाद ही हम देख पाते हैं कैसे जमीन की गहराइयों से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि अनडेड का मालिक। तो हाँ यार, इसी तरह एक खतरनाक किस्म की बैटल की शुरुआत होती है जहाँ पर केन वर्सेस आर्ना और अनडेड का मालिक का सामना काफी तरह तरह के सैनिकों से होता है। आर्ना को तो अभी भी यही लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों मिलकर कुछ टाइम को बाय करेंगे, जिससे इसके साथियों को इतना समय मिल जाएगा कि वो यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग पाए। पर यह सुनकर केन हैरानी से बोलता है, भाग जाए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आखिर किसने कहा हम यहाँ से भागेंगे? ये बोलते ही वो जोरदार तरीके से अपनी तलवार को लहराते हुए अपने दुश्मन को पीछे धकेलता है। हम देख पाते हैं आर्ना अब कैसे जमीन पे रगड़ा खाते खाते खुद को काबू करता है। तब और फिर तभी यहाँ पर आर्ना अपनी डिमोनिक पावर को अनलीश करते हुए कहता है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग मुझे कोलंबिया फैमिली ने दी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोलंबिया फैमिली की ट्रेनिंग और पॉइंटर फैमिली की ट्रेनिंग में कितना फर्क होता है। उसकी डिमोनिक एनर्जी को और उसके ऑरा को महसूस करने के बाद केन भी एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता है कि हाँ यार, यहाँ पर आर्ना की पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और तभी यहाँ पर आर्ना को अपने पीठ पीछे एक जोरदार तरीके की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो यहाँ पर अपने साथियों को मरा हुआ पाता है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अनडेड होता है। अनडेड का देवता यहाँ पर केन से बोलता भी है कि मैंने सबका छुटकारा कर दिया और अभी तक तुमसे एक बंदा भी नहीं मरा। आर्ना तो ये देख कर डर ही जाता है। वो बोलता है कि उन सैनिकों में कुछ सैनिक तो यहाँ तक मेरे जितने भी पावरफुल थे। आखिर कौन है ये शख्स और आखिर इसने इतनी जल्दी कैसे उन सबको मौत के घाट उतार दिया। केन उस पर टूटते हुए कहता भी है कि असल में ये मौत का देवता है। इसे कुछ लोग द ब्लैक नाइट ऑफ दिनेस रिवर भी बुलाते हैं। यहाँ पर आर्ना उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो कहता भी है कि मुझे तुम जैसे के बारे में सब कुछ मालूम है। तो इसी बात पर केन बोलता है, तो अच्छा ये बात है, फिर तो तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में भी बहुत कुछ मालूम होगा। अभी जो मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दिखाने वाला हूँ, ये चीज मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई है। हम देख पाते हैं उसका ब्लेड ये कहते साड़ी कैसे ओरा की स्वॉर्ड में बदल जाता है। हाँ यार, वो भी कोई आम स्वॉर्ड में नहीं। इस स्वॉर्ड को अपने ओरा से बनाना इंतहाई ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो हाँ यार, अपने इसी तलवार को बस एक बार लहराते साड़ी वो आर्ना का काम वहीं पर तमाम कर देता है। ना दोस्तों, आर्ना की मार खाने से पहले का समय में आप सभी को बताता चलो, वो इसलिए इतना ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि यहाँ पर केन ने जिस तरीके से अपनी स्वॉर्ड को ओरा में बदल दिया वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा ही खास था। और अब तक केन के अलावा सिर्फ एक ही बंदा इस तरीके से स्वॉर्ड को ओरा में कवर कर पाया है और वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ है। तो यहाँ पर जब केन ने कहा था कि तुम्हें अगर मेरे बारे में बहुत कुछ पता है तो तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में भी तो मालूम ही होगा।
यहाँ पर उसका मतलब जोशुआ से था। खैर यार, अब बाकी सभी लोगों की जान में जान आती है और यहाँ पर एल्बेडो यहाँ पर हिरांगी से कहता है कि ये मूव तो तुमने केन जोशुआ से सीखा था, और सीखने के बाद अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तो मैं सोचता हूँ कि जोशुआ जो कि इस टेक्निक का मास्टर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे भाई लोगों, अब ये लोग यहाँ पे पिरेल कैसल के काफी ज्यादा करीब होती है। बिशिमोन बोलती है हम वहीं पर अपना ठिकाना लेंगे क्योंकि वो कैसल मेरे अंकल का है, वो मुझे जरूर अंदर आने देंगे। कहानी जोशुआ पे जाती है जहां पर सारी की सारी फोर्सेस जोशुआ को फॉलो कर रही होती है। जोशुआ उन्हें लीड कर रहा होता है। यहाँ पर लोइंग किंग हिरांगी से बोलता है कि हम लोग कब से सफर कर रहे हैं और हम तो अपने घोड़ों पे सवार हैं, जबकि जोशुआ अपने पैरों पे और पैदल चल रहा है, वो भी काफी ज्यादा देर से। पर इसके बावजूद भी, घोड़ों से तेज भागने के बावजूद भी जोशुआ को यहाँ पर जर्रा भी थकान नहीं हुई होती। और यहाँ पर लोइंग किंग गैतो से सवाल पूछता है कि हम लोग तो एवलॉन किंगडम जा रहे हैं और वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ जोशुआ को आने दे सकते हैं, मगर जहां तक हमारी बात है हमें तो एवलॉन वाले नहीं घुसने देंगे। तो यार थोड़ी ही देर में जोशुआ एवलॉन की किंगडम के बॉर्डर के पार पहुंच भी जाता है। वहां पर उसका सामना बॉर्डर के रखवालों से होता है जो कि आते सारी जोशुआ को सबसे पहले वेलकम करते हैं। वो फोर्सेस बताती है कि लॉर्ड जोशुआ, हम सारे लोग आपका इंतजार कर रहे थे, हमें एम्परर ने कहा था कि आपको एस्कॉर्ट करके हेडक्वार्टर लाए, पर जहां तक बाकी फोर्सेस की बात है हमें यह नहीं पता था कि आप इतने सारे बंदों के साथ आएंगे, इन्हें वापस जाना पड़ेगा। जो सुनकर गैतो यहाँ से जाने ही लगता है क्योंकि रूल्स सभी के लिए रूल्स ही होते हैं। अगर दोस्तों जोशुआ तो जोशुआ है, जोशुआ अपनी पसंद के रूल्स बनाता है। इस वजह से जोशुआ यहाँ पर एवलॉन के किंगडम के सारे बंदों से सहमत होकर बोलता है ये मेरे बंदे हैं, अगर तुम इन्हें जाने का बोल रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो, और मैं जानता हूँ एवलॉन किंगडम कभी भी ये नहीं चाहेगी। ये सुनते सारे के सारे सैनिक वहां पर मौजूद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और डर के मारे कहते हैं कि हमें माफ कर दे जोशुआ, आप अपने साथियों के साथ अंदर आ सकते हैं। उसके मुंह से इतने बड़े बड़े अल्फाज सुनकर अपने मामूली साथियों के लिए उसे यकीन नहीं आ रहा था गैतो को, कि आज तक कभी भी किसी किंग ने अपने बंदों के लिए इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया होता। कहानी रेनहार्ट की किंगडम पे जाती है जहां पर सारे के सारे मर्सनरी जमा हो रहे होते हैं। वहां पर थोड़ी देर में सर एडन भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फीफा सर एडन से सहमत होके कहता है कि हम सारे के सारे मर्सनरी है और मर्सनरी किंग ने मतलब कि हमारे किंग ने कालब का ऑर्डर दिया है। उसने कहा है कि सारे के सारे मर्सनरी मेरे नीचे आकर लड़ेंगे और जो इसके साथ नहीं लड़ेगा वो धोखेबाज माना जाएगा। इस वजह से कहीं सारे मर्सनरी तो रेनहार्ट की किंगडम को छोड़ के चले भी गए होते हैं क्योंकि उन सब का मानना होता है कि कोई भी बारबेरियन से नहीं जीत सकता। यहाँ पर फीफा सर एडन से ये भी बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि बारबेरियन कितनी अच्छी डील रखता है अपने लिए। अगर उसने पॉइंटर फैमिली को हराने में कोलंबिया की मदद की तो बदले में कोलंबिया उससे अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा देंगे, जिस वजह से जो लोग उससे फॉलो करेंगे यहाँ तक कि उनके लिए भी सुनहरा मौका है कि वो काफी ज्यादा अमीर बन जाए, और अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो उन्हें यहाँ तक नोबल का रैंक भी दिया जाएगा, जो कि हम जैसे मामूली लोगों के लिए काफी बड़ी बात होती है। तो सब सुन के सर एडन अपना सर शर्म से झुका देते हैं कि उसे भी ये बात मालूम होती है जो भी मर्सनरी उसके अंडर भी थे वो सारे के सारे भी बारबेरियन के साथ ही लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि जिसके पास भी कॉमन सेंस हो वो बारबेरियन की तरफ ही होना चाहेगा, बदले में काफी कुछ मिलेगा। तो हाँ यार, यहाँ तक नोबल का रैंक पाने का भी मौका दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर सैली साफ साफ शब्दों में कह देती है कि हम लोग बारबेरियन के खिलाफ ही लड़ेंगे, उसके साथ नहीं लड़ेंगे। अब दोस्तों आखिरी सीन में हमें क्रम्बल फैमिली के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रम्बल फैमिली का हेड यहाँ पर आर्ना को बहुत बुरे तरीके से पीटते हुए कहता है, कुत्ते के बच्चे, आखिर तुझसे लेडी बिशिमोन कैसे बच निकली। आर्ना यहाँ पर गिड़गिड़ा के लेट कर उसके आगे झुक कर माफिया मांग रहा होता है कि प्लीज सर मुझे एक मौका दो। और यहाँ पर जो क्रम्बल फैमिली का हेड होता है, जिसे तुम लोग डॉन भी बुला सकते हो, और यहाँ पर आर्ना से काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन तभी वहां पर बारबेरियन भी मौजूद होता है
बारबेरियन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने इस बार अपने बेटे जूनियर डॉन को भी भेजा है बिशिमोन को उठाने के लिए, और मैं तुम्हें बताता चलूं, हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है उनके साथ मौत का देवता भी लड़ रहा है, और जब तक मौत का देवता वहां पर मौजूद है तुम्हारा बेटा इतनी आसानी से बिशिमोन को यहाँ पर नहीं ला सकता, चाहे भले ही ये बंदा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कि मैं बताता चलूं, इसका रैंक ए है, ये ए क्लास का नाइट है। इसका ये मतलब है ये चाहे भले ही नाकाम हो गया है मगर ये जरूर ताकतवर है। अगर ये तुम्हारे बेटों के साथ मिल जाए और सारी की सारी फोर्सेस इस बार मिलकर दोबारा से जाए, मेरे ख्याल से वो बिशिमोन को इस बार लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर फेल भी होए तो हमें और मौके जरूर मिलेंगे। वो यहाँ पर सबसे मस्त प्लान बताता है कि मैंने कॉल-अप का ऑर्डर दिया। इसका ये मतलब है जितने भी मर्सनरी मेरे नीचे आते हैं वो यहाँ पर मेरी तरफ लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, और जब वो लोग पहुंच जाएंगे हमारी फोर्सेस इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी हमारा सामना तक नहीं कर पाएगा। बारबेरियन गारंटी देता है कि मेरे मर्सनरी के साथ मिलकर अगर ये लड़े तो पेरल कैसल एक रात में ही गिराया जाएगा, जहाँ पर बिशिमोन इस वक्त अपने अंकल के कैसल में मौजूद है। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद डॉन के चेहरे पे हम एक मुस्कुराहट देख पाते हैं, और वो बोलता भी है कि मुझे उस पल का बहुत इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अब कहानी उसी रात पे जाती है जहाँ पर हम डॉन के बेटे को देखते हैं, और उससे पता होता है कि जल्दी कुछ फोर्सेस आने वाली है। पर डॉन का बेटा डिसाइड करता है कि वो पेरल कैसल को अकेले ही गिरा देगा। हम पेरल कैसल में एक बहुत बड़ी तबाही को देख पा रहे होते हैं। दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है वो तो आप लोग जल्द ही जानेंगे। वैसे दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या जोशुआ पर्सनली आकर इनकी मदद करेगा, हाँ या फिर नहीं? वो तो हम आगे ही चल के जानेंगे। तो फिलहाल खुदा हाफिज कहूं या फिर नमस्ते, जाना तो मेरा बनता है।